ये ऐसा वाला गाना है कि धीरे धीरे ग्रो होगा और इवेंचुअली लोगों के लिस्ट में, अपने प्लेलिस्ट में जाके पहुंचेगा। रसमलाई तू दिखाई दे रही लजीज सी है। कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग जो है, वो 3 साल लग गए मुझे उसमें होने में। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेस। आप पढ़ाई करते करते बहुत बढ़िया म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सकते हो। ये रसमलाई। Hello, yes, Raj Bharti. तो Welcome to Filmy Beat. थैंक यू फॉर हैविंग मी। See, I like follow you on Instagram, and I'm really a big fan of like what you create with the dialogue, the kind of music you create with the dialogue. So a big congratulations for all the success you are doing. थैंक यू सो मच। अभी आप अपना नए गाने को लेकर आप सामने आए हैं, and the name of the song is Rasmalai. Like what a या sweet name and what a sweet song it is. And थैंक ये गाना बहुत ही लाइक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको सोशल मीडिया पे, एंड इट्स ऑलरेडी बीन अ या हिट। आई वांट टू नो या हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया। ये रसमलाई पे गाना बनाने का आइडिया कैसे आया? तो पहले से आइडिया ऐसे ही था कि जो भी गाना आएगा, मतलब अब मेरे को 3 साल हो गए इंडस्ट्री में। अभी 3 साल पहले जो मेरा पहला वीडियो वायरल गया था, उसके बाद ये मेरा पहला गाना होगा। पहले भी मैं गाने बना चुका हूँ, लेकिन उसके पहले ये मेरा 3 सालों में पहला गाना होगा। और मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा गाना होना चाहिए जो फिर से मुझे उसी पर नहीं गाने बनाते कि प्यार, दर्द, दुख, और फिर जैसे जैसे इंडी गाने यूजुअली होते हैं, या फिर वैसे होते हैं, या फिर एकदम डांस वाले होते हैं, तो या फिर कपल्स जो ट्रैवल स्टोरीज में लगाते हैं वैसे गाने होते हैं। तो मुझे जो रेगुलर गाने थे उससे कुछ अलग करना था, और मुझे लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे सबसे करीब मुझे दिल के लगती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही मैंने तीखा कुछ लंच कर लिया था, और उसके बाद मुझे किसी ने दिया रसमलाई का, और मैंने जब खाया तो मुझे बहुत मतलब खुशी हुई अंदर से। और मुझे लगा कि यार ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत पर्सनल लगती है मुझको। और खाने की, डेजर्ट की इन जनरल मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उस चीज़ से। तो मुझे लगा यार पहला गाना अगर मैं बना रहा हूँ तो वो इसी, जो मुझे बहुत जेन्युइनली फील होती है चीज़, उसके ऊपर ही होना चाहिए। और वो गाना मैं बनाऊंगा तो मुझे ऐसा चाहिए कि उस गाने को सुनने के बाद जो वो रसमलाई की ठंडक है और उसका जो मिठास है उस गाने में से भी लोगों को महसूस हो। तो और फिर मैंने धुन बना दी, और उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं आलोक रंजन श्रीवास्तव, जिन्होंने लिरिक्स लिखे इस गाने के, उनको मैंने कॉल किया और मैं हुक बना चुका था ये ए रसमलाई, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको पुकार रहा हूँ रसमलाई को, ऐसे ही उसका गाना रखूँ। और फिर मैंने उनको वो बताया, फिर उन्होंने पूरा गाना लिखा। और जैसे गाना बना तो मुझे लगा कि जैसे मैंने सुनाया, कुछ लोगों को फीडबैक लिए, तो उन्होंने बोला यार इस पे ना हमें एनिमेटेड कुछ विजुअल्स लग रहे हैं, होने चाहिए। तो फिर मेरा एक दोस्त है केतन, उसको मैंने कॉल किया, बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं, इस मेरा जो गाने का एनिमेशन है उन्होंने किया है। तो उन्होंने मेरे जैसा एक कैरेक्टर बनाया एनिमेटेड, और उन्होंने एक रसमलाई वर्ल्ड बनाया जिसमें बादामों के वो हैं, पहाड़ हैं, रसमलाई बह रही है, उसका रस है, और उस पर मेरा कैरेक्टर जो बह रहा है उस पर जंप कर रहा है। तो मुझे पूरा एंडियरिंग वो बहुत अच्छा लगा, और वो पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा लगा कि ये नया है, मतलब ये फ्रेश होगा, किसी रेगुलर गाने जो आते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के उससे स्टैंड आउट करेगा। शायद किसी को नहीं भी पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जैसे डाला तो, लेकिन लोगों ने कनेक्ट किया उससे, और मुझे लगता है अभी तो 2 ही 3 ही दिन हुए हैं। ये ऐसा वाला गाना है कि धीरे धीरे ग्रो होगा और इवेंचुअली लोगों के लिस्ट में, अपने प्लेलिस्ट में जाके पहुंचेगा। तो मैं होप तो वही कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसा वाला गाना नहीं है, मैं बहुत क्लियर था पहले कि ये सडनली जैसे मेरे बाकी वायरल गाने होते कि फटाक से लोगों ने देखा और वो कर दिया, तो रिक्रिएट नहीं हो सकता। ये लोगों के प्लेलिस्ट में जाने के लिए बनाया हुआ गाना है, तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। एंड इतनी बार अभी रसमलाई सुन के ना, आई वांट टू हैव रसमलाई। that was my goal कि आपको खाने का मन हो सुनने के बाद। ये सर जैसा कि अभी आपने कहा कि इन लास्ट 2 to 3 years आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, एंड यू हैव जी। ग्रोन लाइक सच अ मैसिव फैन फॉलोइंग इन सोशल मीडिया। हाउ डज फेम फील लाइक एंड हाउ इट्स ट्रीटिंग यू? पहले पहले तो इट वाज स्लाइटली टफ फॉर मी टू कंज्यूम एवरीथिंग, और टू टू कैसे बोलूँ अब उसको, मुझे अपने सिर पे नहीं चढ़ने देनी थी उस बात को। तो उसको मुझे कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी कि रोज़ सुबह उठ रहा हूँ तो किसी से कुछ जिन लोगों से ऐसा लगता है ना कि यार इनसे अपनी कब मुलाकात होगी, उनसे बात हो रही है, उनसे काम हो रहा है साथ में,
तो उसमें बहुत आसानी से आपा खो देना मुमकिन है, लेकिन वो मैं कोशिश कर रहा था कि वो ना हो। और वो मेरे आसपास वाले दोस्त वो मेरे को सब हैंडल कर लेते थे मुझे ग्राउंडेड रखने के लिए, तो वो होता था। और पहले और मतलब बहुत ओवरवेलमिंग भी लगा मुझे सडनली जब एकदम से अटेंशन आ गया, तो फिर समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि पहले जब छोटी ऑडियंस जब होती है ना तब एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप ज़्यादा होता है, तो तब मैं बिना डरे कुछ भी डालता था, कुछ भी बनाता था, कुछ नई चीज़ें भी सोचने के लिए मुझे डर नहीं लगता था। जैसे ही बहुत लोग आ गए तो फिर मैं डर सोचने लग गया, सेकंड गेसिंग करने लगा कि ये डालूं या नहीं डालूं, किसको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा या नहीं आएगा। पिछली बार उन लोगों को वो पसंद आया था, उसमें से एक कमेंट ऐसा आया तो शायद तो मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तो वो थोड़ा थोड़ा ओवर थिंकिंग में मैंने वो बहुत सारी जो चीज़ें मैं नहीं ट्राई कर सकता था वो नहीं की बहुत टाइम तक। फिर एक टाइम के बाद मैं कंफर्टेबल होना शुरू कर दिया। जैसे मैंने जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं लोग, उनसे जब मेरी दोस्ती हुई, उनसे जब मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे तेरे को होगा, इसके बाद तू कंफर्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देना, उसके ऊपर से अपने डिसीजन मेकिंग पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे तुम जब नहीं तुमको कोई जानता था तब तो तुम अपने मन से ही कर रहे थे चीज़ें और इसीलिए तुमको काम की चीज़ें कुछ, तो अभी भी तुम किसी भी दूसरे चीज़ से, तारीफ से भी नहीं और नेगेटिव कमेंट से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो तुमको सही लगता है वो करते जाओ, और जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अपने काम में अच्छे होते जाओगे। तो किसी के डर से कुछ काम कम मत करना, काम ज़्यादा ही करते रहना हमेशा। तो वो मैंने सीखा और फिर मैं कंफर्टेबल हो गया बेसिकली। मैं भी अभी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हाउ इजी और डिफिकल्ट इट हैज बीन फॉर यू लाइक टू हैंडल द प्रेशर ऑफ ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वही जैसा भी आपने कहा कि काफी लार्ज हो गया है आपका फैन, आपकी फैन फॉलोइंग, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हाउ इजी एंड डिफिकल्ट इज टू लाइक गेन दैट एक्सपेक्टेशन एंड हैंडल इट while keeping your like inner passion for music alive? तो ये यूजुअली होता है, मतलब रेयर केस में होता है ऐसे कि जिसमें मेरे साथ जो हुआ कि सडनली ओवरनाइट इतनी सारी ऑडियंस एक साथ आ गई, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। उसमें मुझे वो डिसाइड करने में बहुत टाइम लग गया कि कितना रखना है, क्वालिटी कैसा रखना है, कौन से जोन में रखना है, कंटेंट प्रोफाइल अपना कैसा दिखना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जो ग्रेजुअली जनरेट होती है ना ऑडियंस की, जैसे आपने पहले 100,000 फॉलोअर्स हैं, फिर कुछ महीनों बाद 200 हुए, फिर 1 साल बाद 1 मिलियन, 2 साल बाद, उसमें होता ये है कि जो लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं है वो आपकी प्रोफाइल तक पहुंचते ही नहीं। तो आपकी जो ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाली ऑडियंस है वो उन्हीं लोगों की ऑडियंस है जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो किसी एक वीडियो को देखकर आया जो उनको अच्छा लगा है, और फिर मैं वो मैं जब डिलीवर नहीं कर पाता उनके एक्सपेक्टेशन, तो वो नाराज तो होंगे, क्योंकि वो एक ही वीडियो देख के आए और चाहते कि मैं वही करता रहूं। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा मुझे हुआ कि जो बहुत सडनली आ जाती उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ओवरऑल मैंने ये नोटिस किया कि धीरे धीरे जैसे मैं डालते गया कंटेंट, जो लोग एक ही वीडियो देखकर आ गए थे वो छोड़कर चले गए, और जो गैदर होते गए, नए नए लोग जुड़ते गए, वो लोग थे जिनको पसंद आ रहा था कंटेंट। तो वो मेरा ऑर्गेनिक ऑडियंस बेस बनाने के लिए मुझे 2-2.5 साल लग गए, और इसीलिए मैंने ये मोमेंट भी चूज इसीलिए किया कि अभी 3 साल हो गए हैं। अब वो जो ऑडियंस एकदम से आई थी कुछ और देखकर, वो चली जा चुकी है, और जो जेन्युइनली पसंद करते हैं और वो जेन्युइनली समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, वो बची हुई है अभी। तो उनके लिए ये सही टाइम है कि अभी मैं जो गाना मुझे सच में पसंद आता है, जो मुझे बनाना है, जो मेरा पैशन है ही पहले से ही, जो मैं कंटेंट बना रहा था वो भी एक पैशन का हिस्सा ही था। मैं जो म्यूजिक कंटेंट बना था, मीम तो एक ऐसा जरिया है कि वो बहुत अच्छा पेनिट्रेशन मिल जाता है लोगों के उसमें एल्गोरिदम में पहुंचने के लिए। लेकिन मेरा मेन मोटिव उसमें वही था कि मैं म्यूजिक लोगों को सुनाऊं अपना उसके थ्रू। तो मेरा म्यूजिक अभी सुन रहे हैं, और अभी जो ऑडियंस बनी है वो बहुत ही लविंग और बहुत ही मतलब फॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही कम, नहीं के बराबर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो वो फीडबैक भी देना होगा, तो अगर मुझे बाहर भी कहीं मिलते हैं लोग, तो बहुत ही स्वीट लोग, बहुत ही अच्छे से आके मिलते हैं। मैं अगर कोई पेरेंट्स के साथ हूँ या फैमिली के साथ हूँ तो वो वेट करते हैं। अगर मैं बहुत ही बिजी दिख रहा हूँ उनको, तो वो पेपर नैपकिन पे लिख कर चले जाते हैं कि हमने आपको देखा और आपका काम हम देखते हैं, और आपका बहुत, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतना स्वीटली लोग मिलते हैं। तो वो ऑडियंस बेस अभी बहुत कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग जो है, वो 3 साल लग गए मुझे उसमें होने में, और वो अभी जाके हुई है, और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा जा रहा है उसमें। I also want to know कि in last 3 years
प्रोफेशनली लाइफ आपके लिए कितना बची है? लाइक मैंने कहीं पढ़ा था दैट यू आर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री टू, उस बारे में इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। प्रोफेशनली तो अपसाइड डाउन है, मतलब कंप्लीट 360 डिग्री का वो है। मॉनिटरीली भी आप देखोगे, मतलब मैं पहले भी फ्रीलांसिंग करता था यहाँ वहाँ, और जब मेरा कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ तो मैंने फुल टाइम फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया था। तो उसमें मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक के काम आने शुरू हो गए थे, दूसरों के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था। कहीं वॉइस ओवर में थोड़ा बहुत करता हूँ तो उसके काम आते थे, वो डबिंग वबिंग कर देता था, फॉली का काम करता था थोड़ा बहुत, तो वो सारे काम शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो मेरे पहले तो रेट बढ़ गए और फिर क्योंकि मेरे पास काम इतना आ गया तो मुझे चूज करना पड़ा कि किसको हाँ बोलूँ किसको नहीं बोलूँ। ब्रांड के साथ काम शुरू हो गया, ब्रांड्स खुश होने लग गए कि जैसे मैं उनके लिए काम कर रहा था तो उनको अप्रोच, ब्रांड्स के लिए भी ये इंडस्ट्री भी नहीं ही है अभी तक, तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे। और उस जोन में जिंगल्स के म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाले जोन में कोई नहीं था, मैं अकेला ही, अभी भी मतलब काफ़ी कम लोग हैं जो ये करते हैं। तो उसमें मैं करियर एक उसमें देख रहा था कि जिंगल्स में मुझे पहले से इंटरेस्ट था ही, और वो उधर भी काफ़ी ग्रो किया। अभी तो मैं ब्रांड्स के साथ जितना काम कर रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ब्रांड के साथ काम करने में चला जाता है, जहाँ पे मैं उनके लिए ओरिजिनल जिंगल्स बनाता हूँ, जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं होता है, जहाँ पे कोई ये नहीं दूसरे किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मैं प्योर बेसिकली गाने ही बनाता हूँ, लेकिन वो उसका लेंथ छोटी होती है और वो ब्रांड के लिए होता है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको। और प्रोफेशनली फिर बाद में जब ये चीज़ें शुरू हो गई तो फिर जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स या कंपोजर्स या फिल्म डायरेक्टर्स जिन्होंने नोटिस किया मेरा काम ऑनलाइन, उनके कॉल आने शुरू हो गए। तो अभी किसी से बात होती है, फिर स्क्रिप्ट भेजते हैं, तो फिर मतलब वो थोड़ा फिल्म मेकिंग का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अनलाइक द सोशल मीडिया थिंग कि मैं कुछ बनाकर डाल दूँ इमीडिएटली। उधर थोड़ा लंबा प्रोसेस, वो थोड़ा बोर होता है मुझे थोड़ा सा वो क्योंकि उसमें बहुत सारी हायरार्की, थोड़ा फिर ये अप्रूवल देगा, फिर वो अप्रूवल देगा, फिर लेवल अप्रूवल देगा, फिर प्रोड्यूसर को पसंद आना चाहिए, तब जाके वो गाना फिल्म में आएगा, और फिल्म कब रिलीज होगी पता नहीं। तो मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पे करने के लिए, तो बात होती रहती है। कुछ 1-2 गाने डिलीवर किए मैंने, वो पता नहीं कब उसका मेल कब होगा वो पता नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। लेकिन डायरेक्टर्स, मुझे एक्सेस मिल गया कि डायरेक्टर्स को अगर मैं कुछ बनाऊँ ये गाना तो मैं उनको सुनाने के लिए भेज सकता हूँ, मैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकता हूँ उनके दिमाग में कि अगर मेरे लायक कुछ उनके पास काम हो तो मैं उनको अवेलेबल रहूँगा आसपास में, कहीं ना कहीं उनके इंस्टाग्राम पे दिख जाऊँगा मैं, कहीं तो कोई व्हाट्सएप पे दिख जाऊँगा। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे वीडियो वायरल होने का यही हुआ है कि मैं एक्सेस मेरा बहुत ईजी हो गया है और डायरेक्ट हो गया है। कोई भी ऐसा एक मेमोरेबल कॉल या मैसेज आपको याद है जो वीडियो वायरल होने के बाद आपके पास आया? बहुत सारे आए थे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स के तो आए थे। मुझे प्रीतम सर ने बोला था कि बहुत अच्छा काम करते हो, अनु मलिक सर ने बोला था, मैं तो फिर बाद में जाके अनु मलिक सर को मिला भी, अमित सर को मिला था, उन्होंने बोला था कि मैं तो तुम्हारा 2 साल पहले भी एक वीडियो देखा था, बहुत अच्छा काम करते हो। तो ये सारे जिन लोगों को मैं एडमायर करता था उनसे जब तारीफ हुई तो बहुत बढ़िया लगा। एक मुझे बहुत बढ़िया मतलब मेमोरेबल, मतलब मैं जिंदगी भर इसको याद रखूंगा, ये म्यूजिक के लिए नहीं आया था, पर ये आया था मुझे, मैं एक मिमिक्री वीडियो डाला था इरफान खान का, उनकी मैं एक डायलॉग का मैं वो करता था, और वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था। तो मुझे उनके बेटे का, बाबिल का वो आया था मैसेज कि बाबा की मिमिक्री बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब आप करते हो तो सच में लगता है कि वही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे उनसे ही मिला है, और वो मिमिक्री के लिए था। आप म्यूजिक से जुड़े हैं, आप गाते भी हैं, यू क्रिएट म्यूजिक ऑल्सो। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड में आजकल बहुत रिक्रिएशन किया जाता है, रिमिक्स का एक दौर आया हुआ है। हाउ डू यू सी द रिमिक्स एंड रिक्रिएशन कल्चर इन बॉलीवुड? तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे गाने हो रहे हैं अभी तो, और जैसे मतलब मैं लोगों का जो, मैं ओवरऑल जो इंटरनेट पर एक भी कोई भी रिमिक्स आता है तो लोगों का गुस्सा है ना, वो मैं देखता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि लोग गुस्सा करते हैं, और ये कई सालों से हो रहा है अभी कि वो बनाते जाते हैं रिमिक्स, लोग गुस्सा करते जाते हैं और वो और बनाते जाते हैं, और सारे जो पुराने गाने जो लोगों ने कई सालों तक सुने हैं उनके साथ कुछ भी छेड़खानी होती है तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बहुत ही गुस्सा करते हैं लोग। तो मेरा थोड़ा इस मामले में थोड़ा अलग विचार है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे नया गाना रिमिक्स कर दिया तो पुराना गाना डिलीट कर दिया है। आप कभी भी पुराना गाना जाके सुन सकते हो, यू हैव द चॉइस नॉट टू लिसन टू दिस वन। और मैं इसमें जो म्यूजिक कंपनीज है उनको मैं मतलब मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ इसमें,
क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा एजेंडा से बोला ही नहीं कि हम म्यूज़िक रेवोल्यूशन लाने के लिए हमने कंपनी खोली है या फिर हम आपके सेवा के लिए कंपनी खोली है। उनका बड़ा क्लियर एजेंडा है कि हमने पैसे कमाने के लिए कंपनी खोली है, हम पैसे कमा रहे हैं और मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। और उनके पास रीजंस भी काफ़ी होते हैं रीमिक्स गाना करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो है, डेमोग्राफिक्स है, उनके पास एनालिसिस है, उनको पता है कि अगर ये रिकॉल वैल्यू इस धुन में डाल दे और इस फिल्म में डाल दे तो हमारा प्रोजेक्ट सही बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा, भले ही गाली दे लोग लेकिन वो पहुँचेगा ज़्यादा लोग तक और उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें, इसलिए वो करते जा रहे हैं। तो एज ऑडियंस मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि उन गानों को कंप्लीटली रिजेक्ट करें और नहीं सुने, ताकि उनको पता चले कि ये नहीं कंज्यूम हो रहा है और जब वो पैसे कम कमाने लग जाएंगे उस पर या नहीं कमाने लग जाएंगे तो वो बंद भी कर देंगे, ऐसा मुझको लगता है। और ऐसा नहीं कि पुराना गाना उन्होंने बंद ही कर दिया, हटा दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पुराना गाना हम कभी भी जाकर सुन सकते हैं। लोगों को दुख होता है क्योंकि लोग पुराने गानों से उनका नॉस्टैल्जिक वैल्यू होता है, उससे कुछ मेमोरी जुड़ी हुई होती है, तो उसके साथ जब छेड़खानी होती है तो उनको पसंद नहीं आता। लेकिन यू हैव द ऑप्शन नॉट टू लिसन टू द सॉन्ग। आई एम श्योर कि रेडियो पर बजता रहता है, वो शव करते हैं हर एड में, हर ट्रेलर में वो करेंगे, बट इट इज फाइन कि इतनी भी बुरी बात नहीं है कि। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे रिमिक्सेस गंदे बनते हैं, रिमिक्सेस अच्छे नहीं बनते, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिमिक्सेस हैं भी जो बहुत अच्छे बने और बहुत सारे ओरिजिनल गाने भी है जो अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा माहौल ही खराब हो गया और खराबी अभी दुनिया ही बकवास है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे रिमिक्स ऐसे भी आते हैं। तो इट इज ऑन अस कि हमको नहीं सुनना है भाई, हम नहीं सुनेंगे, हम पुराना गाना फिर से जाके सुनेंगे। Who is your favorite like musicians who have like deeply influenced you in some way? डीपली इन्फ्लुएंस तो हमेशा से अमित सर रहे, अमित त्रिवेदी, क्योंकि उनका म्यूजिक, अभी मैंने वायम ओरिजिनल्स मेरा जो लेबल निकाला उसका जो आप लोगो भी देखेंगी तो वो लोगो मैंने एक ट्रम्पेट का किया हुआ है, क्योंकि जो मैंने पहला गाना उनका जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था अमित सर का नयनतर से, वो था देवडी एल्बम में से। तो उसका जो इंट्रो है वो वार्म ट्रम्पेट से शुरू होता है और उसका जो इंट्रो है सारा ट्रम्पेट्स और वो है। तो मेरे ट्रम्पेट और वो जो साउंड है मुझे बहुत करीबी लगता है, तो इसलिए मैंने अपने वायम ओरिजिनल्स का लोगो भी ट्रम्पेट का रखा हुआ है। तो इसलिए वो मतलब अमित सर हमेशा से उनका पूरा साउंड, उनका अभी तक वो जो काम कर रहे हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पे आप सोचिए कि इंस्टाग्राम ऐसा वो है जहाँ पे लोग मुखड़े पर और हुक पर डिपेंड करते हैं कि यार ये हुक स्टेप बन जाएगा या फिर ये हुक पे गाना लोग बजाएंगे तो हमारा गाना हिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे। ऐसे ज़माने में वो इंसान आता है, अमित सर ने वो कला एल्बम आई थी अभी, उसमें उन्होंने 60s स्टाइल का एक गाना बनाया था। वो पूरा एल्बम 60s के उस तरीके के गाने पे बेस्ड है। उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, और वो चला। वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग गाना था इंस्टाग्राम पर। आप सोचिए कि ऐसा गाना जो 60s के उसमें बनाया गया हो, वो इतना प्योर था कि लोगों को आज भी पसंद आया, आज के लोगों को पसंद आया। घोड़े पे क्यों सवार हैं, तो लोग सुन रहे हैं, लोग ये इस पे जो आप मतलब उनकी प्योरिटी का मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि वो बिल्कुल इस ना आप उनको किसी ऐसे पार्टीज में देखोगे कहीं और जा रहे हैं, कहीं कुछ बयान नहीं दिया उन्होंने आज तक, वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और मुझे बस उनको यही फॉलो करना है कि मैं भी कुछ सालों बाद अगर मैं सस्टेन कर पाया अपने आप को इस इंडस्ट्री में, तो मैं अपने आप को उनके जैसा देखना चाहूँ कि मैं कहीं और कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अपना काम इतना प्योरिटी से कर पाऊँ। And Ishraq, if I'm not wrong, you are an engineer turned music composer and singer. How did this shift happen? ये shift कब हुआ? So मुझे I wanted to do music right from the start. बचपन में 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में मुझे पता चल गया था कि यही चीज़ है जिसमें मुझे मज़ा आता है, इसी में मैं कुछ करूँगा। पढ़ाई तो तब तो ऐसा था कि जो पढ़ाई है पैरेलली चल रही है और यही होता है, जब आजू बाजू के लोग कर रहे हैं तो आपको यही करना है। तो जब मैंने 10th स्टैंडर्ड होने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया औरंगाबाद से, MIT कॉलेज से, और 3 साल का। उसके बाद फिर मैं पूना चला गया था डायरेक्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए। तो वो भी मैंने ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरा तब मन था मैं साउंड इंजीनियरिंग में कुछ करूं, और साउंड इंजीनियरिंग का एक डायरेक्ट कोर्स अवेलेबल नहीं था। तो मुझे लगा कि उसके सबसे पास वाला टेलीकम्युनिकेशन लग रहा है कुछ तो वो ले लेता हूँ। तो वो मैंने लिया और सिंहगढ़ कॉलेज में से 3 साल में डिग्री कंप्लीट की। उस जैसी डिग्री जिस दिन कंप्लीट हुई मैं वापस आ गया, और मतलब मुझे पता था मैं जब डिग्री चल रही थी तभी मेरा फ्रीलांसिंग का काम शुरू हो गया था। तभी उस वाले घर में मेरा एक छोटा स्टूडियो था, तो वहाँ से मैं कवर्स बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड करना मैंने शुरू कर दिया था।
तो वो लोग जब देखते थे तो लोग कहीं कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे और फिर बोलते थे यार तुमने वो वीडियो में जैसा काम किया ना हम हमारे लिए भी करके दो, तो फिर मैं उनसे पैसे लेता था। तो ऐसे मेरा जो पॉकेट मनी और जो ऊपरी खर्चा था वो उस पर डिपेंडेंट होता था। और जैसे ये ख़त्म हुआ मेरा डिग्री, उसके बाद में फिर मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया उसको, कि महीने में 2-4 काम कर रहा हूँ, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे तब। और तब तक तो फिर 2018-19 मैंने वो किया, 20 में लॉकडाउन हो गया, तो तब तक मेरा ऑडियंस बेस भी काफ़ी बन चुका था और वो फिर वो वीडियो शूट अप हो गया 2020 में। Wow. What a great journey actually. Wow. Yeah. Is that to end with, like any important tips you would like to give to someone who is like looking forward to make a successful career in music production? मुझे लगता है कि बहुत सारे, मुझे जो डीएम में भी बहुत सारे यंग बच्चे पूछते हैं ना कि क्या करना चाहिए, कौन सा गिटार लेना चाहिए, हम कौन से क्लास में जाएं, कहीं कोर्स होता है क्या, सीखने लायक कुछ है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिनको इंटरेस्ट है ना वो इंटरनेट से सीख लेंगे। आपके पास इंटरनेट अगर एक्सेस है तो उसमें पूरी दुनिया सीख सकते हो आप। मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन तो ऐसी चीज़ है कि आप वो तो प्रैक्टिस करके सीखने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने भी, क्योंकि मैंने ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने खुद नहीं किया है, मैंने कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन में फॉर्मल कोर्स नहीं किया है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग, मेरा एक टाइम पे मेरा प्लान बना था कि बर्कली में एक कॉलेज है, वहाँ पर 1 साल का कुछ कोर्स था, वो 1 या 1.5 साल का कुछ कोर्स था। तो मैंने आफ्टर माई इंजीनियरिंग, तो जब इंजीनियरिंग के बाद जब यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे और जब फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार मैं अभी सडनली ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने सर्च किया, बर्कली में कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी सीखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े। तो वहाँ पर जाऊँगा। तो मैंने फ़ीस देखी तो उसकी कुछ 45 लाख रुपए मेरा साल का वो हो रहा था। मैंने घर वालों को बताया तो उनको लगा कि ज़रूरत है क्या सच में। उन्होंने मना नहीं किया ठीक से सीधे से, लेकिन उन्होंने बोला कि सब ज़रूरत है क्या, तुम मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें तुम यहाँ नहीं सीख सकते हो। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मतलब ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कि मैं 45 लाख दे के 1-1.5 साल वहाँ पर जाऊँगा और मुझे काम तो यहीं करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मैं सीख सकता हूँ लेकिन यहाँ पे सीख पाऊँगा। तो मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे अभी तक जितना आता है वो मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। हालांकि मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कि ये माइक कैसे लगाना है, इसका ये ब्लोअर का काम क्या होता है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जो फ और फ बोलते हैं वो इसमें फ़िल्टर आउट हो जाता है और माइक को वो समझ नहीं आता। ये मैंने इंटरनेट से सीखा है। ये जैसे मैंने स्पीकर, अभी ये इंटरफेस क्या होता है, इसको कनेक्शन कैसे लगाना है, छोटी छोटी बात, हर चीज़ इंटरनेट पर डिटेल में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि जिनको भी थोड़ा भी पैशन है तो उनको क्लासेस और फॉर्मल ट्रेनिंग के चक्कर में ना, उसमें क्या हो जाता है कि आप मिसगाइड हो जाते हो, उसमें टाइम चला जाता है, पैसा बहुत चला जाता है। क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो, आपको मम्मी पापा से लेना है, तो आपको मम्मी पापा से नहीं लेकर अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप इसमें बहुत बेसिक में मैं अगर चाहिए तो मैं एक चैनल रेकमेंड कर सकता हूँ। उस चैनल का नाम है यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। उस पे आपको सस्ते में सस्ता, सबसे सस्ता स्पीकर, सबसे सस्ता इंटरफेस कहाँ मिलेगा, उतने आप मम्मी पापा से ले लो, उतना इन्वेस्ट कर दो बस, और उस पर आप बिल्कुल सीख सकते हो। लोग तो आजकल मोबाइल पे गाने बना रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेस। आप पढ़ाई करते करते बहुत बढ़िया म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सकते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ओवर 2-3-4 ईयर्स यू विल बी सो गुड कि आप अपने खुद के जिंगल्स बना सकोगे, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और आप डेफिनेटली, आप अगर यूट्यूब को उसमें सीरियसली लेते हो तो आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर उससे आप सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है और इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो टोटली डूएबल है और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई आपको अगर बोले कि यार, अगर आप छोटे शहर में रहते हो और अगर आपको कोई बोले कि यार मुंबई जाना चाहिए तुमको सीखने के लिए, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी है। हर काम मुंबई में ही होता है ऐसा नहीं है। मैं मुंबई के बाहर रहता हूँ, अभी भी मेरा ये स्टूडियो जो है औरंगाबाद में है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप शहर के बाहर, शहर में ही जाके कर सकते हो। आपका पैशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ किसी का मत सुनिए, आपका पैशन है तो सीखिए और आप खुद अपने दम पे इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। वेरी कूल एडवाइस एक्चुअली। एंड इस साथ जाते जाते अगर आप अपने नए गाने से या अपने कोई भी वायरल वीडियो से अगर कुछ सुना पाए तो मैं रसमलाई सुना देता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैं 1 मिनट में लिरिक्स निकाल दूँ क्योंकि अभी नया गाना है ना, तो मुझे याद नहीं है। बिल्कुल। 1 मिनट में। ओके।
ए रसमलाई तू दिखाई दे रही लजीज सी है, नाम फिर क्यों जिंदगी है। ए रसमलाई तू नहाई बीते कल की चाशनी में, ख्वाब के बादाम से सजी, क्यों काम काज से ढकूं मैं। वक्त है तुझे जुबान पे रखूं मैं, चखूं मैं। ए रसमलाई हो ए रसमलाई हो। Wow. Thank you, Yashraj, talking to us, and best wishes for all. Thank you so much for having me, Neeti. Thank you. Thank you.